सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 11 आरोह काव्यखंड पाठ 15 घर की याद भाग 1 काव्य भवानी प्रसाद मिश्र। अब भाग 1 मैंने क्यों यहाँ पर बोला, क्योंकि कविता बड़ी है और इसको मैंने 2 पार्टों में करके वीडियो को बनाने की कोशिश किया है। तो ये भाग 1 है, इसके बाद भाग 2 होगा। कवि भवानी प्रसाद, घर की याद। बच्चों, हम इस कविता को पढ़ने से पहले एक संक्षिप्त जानकारी कवि के संदर्भ में जान लेना हमारे लिए समीचीन होगा और आवश्यक है। तो कवि का जन्म सन 1914 ईस्वी को होशंगाबाद, जो कि मध्य प्रदेश में है, और वहां उस होशंगाबाद के टिकरिया नामक गांव में हुआ। आपके पिता पंडित सीताराम मिश्र शिक्षा विभाग में एक अधिकारी के पद पर तैनात थे और उनकी साहित्यिक अभिरुचियां भी थी, जिसका कवि के ऊपर प्रभाव पड़ा। भवानी प्रसाद मिश्र नई कविता और प्रयोगवाद, ये दोनों के संधि स्थल पर खड़े कवि हैं और जिसने व्यक्ति, जीवन, समाज और विश्व को एक नवीन दृष्टि से और विस्तृत आयामों के माध्यम से देखने का प्रयास किया कविता में। जिसको पढ़ने से लगता है कि आपने नई कविता के माध्यम से हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी। हिंदी, संस्कृत साहित्य और अंग्रेजी पर भवानी प्रसाद मिश्र जी का विशेष अधिकार था। और इन्होंने साहित्यिक अभिरुचि और साहित्यिक दिशा की तरफ मुड़ना आपको विरासत में मिला और माता से आपको वेदनाओं की दृष्टि मिली। मिश्र जी ने हाई स्कूल की परीक्षा होशंगाबाद से ही पास की। बीए के लिए आपने 1935 ईस्वी में जबलपुर आ गए और 1946 से लेकर के 1950 ईस्वी तक आप महिला संवर्धा में शिक्षक रहे। इसके बाद आप गांधी प्रतिष्ठान में भी 1958 से लेकर के 1972 तक रहे। मिश्र जी का जीवन मध्य प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्यों के मध्य बीता, जिसका प्रभाव आपकी कविता में दिखाई पड़ता है। आपकी कविता में सतपुड़ा का जंगल, मालवा मध्य प्रदेश, इसका वैभव सर्वत्र मिलता है। आपकी रचनाएं हैं गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू को शिलालेख,
व्यक्तिगत अनाम तुम आते हो, परिवर्तन लिए कालजयी, एक खंड काव्य है, नीली रेखा तक, त्रिकाल संध्या, शरीर, कविता, फसलें और फूल, तोस की आग और शक्कर। गीत फरोश आपका प्रथम काव्य संग्रह है। आपकी भाषा सहज, सरल, प्रवाह की महिमा से ओतप्रोत है, संप्रेषणशीलता है, शुद्ध परिष्कृत और परिमार्जित शब्दों का मिश्रण है। तो इस प्रकार से आपने घर की याद, कविता जो है वो सिलेबस में है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा इस कविता के ऊपर समरी टाइप का व्याख्यान देना चाहते हैं। कविता 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय लिखी गई है और जब कवि कारावास में था, वहां उसे अपने घर की बहुत याद आ रही होती है। घर के सदस्यों की याद आ रही होती है, और बरस का महीना है, बरसात भी हो रही होती है। कभी कारावास में है, बाहर बरसात हो रही है, इस कारण उसका प्राण और मन दोनों दुखी है और यादों से घिर गए। उसके घर में 4 भाई और 4 बहनें हैं। सबसे बहुत प्यार है एक दूसरे में, सबके प्रति सबको प्यार है। कब की मां निरक्षर है, अनपढ़ है, किंतु वह ममता की मूर्ति है। उसकी स्नेह धारा का प्रसार कारावास तक फैला हुआ है। कवि का पिता जो है वो चिर युवा है, वे अभी भी खुल करके हंसते हैं। वृद्धावस्था में भी वो वृद्धावस्था का भान नहीं होने देते हैं। वो आज भी दौड़ लगाते हैं। उनका अंतर्मन साहसी है। वाणी में बादलों जैसी गरज है, कार्यों में तूफान है। कवि मन कल्पना करता है कि आज जब उसके पिता नित्य की तरह व्यायाम करके आए होंगे तो आंखों में उनके पानी उतर आया होगा, आंसू आ गए होंगे, क्योंकि मैं घर पर नहीं हूं, मेरा अभाव उन्हें खला होगा और इसलिए वे दुखी हुए होंगे। क्यों दुखी हुए होंगे? क्योंकि मैं उनका 5वां पुत्र आज उनके साथ नहीं हूं, और ऐसा सोचकर वे रो पड़े होंगे। उनके पिता भवानी को सोने पर सुहागा कहते हैं। आज जबकि भवानी जेल में है,
तो अपने इस बेटे के लिए वह भवानी से छोटे प्रतीत होते होंगे। कब सजीले सावन को अपना संदेश वाहक बनाता है और उससे प्रार्थना करता है कि वह चाहे कितना भी बरस ले, किंतु वह उसके पिता के मर्म को दुख न दे, उसको दुखी न, उनको दुखी न करे। वह पिता को जाकर बताए कि भवानी जेल में मस्त है और वह पढ़ लिख रहा है, काम कर रहा है, लोग उसे चाहते हैं। वह डट कर खाना खाता है, खेलता है, कूदता है, मस्त रहता है और कभी यह भी सावधान करता है कि वह कहीं गलती से भी वास्तविक स्थिति का वर्णन उसके पारिवारिक जनों से न करे। और यह न बता दे कि भवानी जेल में बहुत दुखी है, बहुत उदास है और बहुत बेचैन है। तो ये मैसेज, एक संदेश कवि जो है जेल में रहते हुए हरे सजीले सावन से भेजना चाहता है, अपना संदेश वाहक मैसेंजर बनाता है और कहता है कि ऐ सावन, तू जा और मेरे घर वालों को, मेरे घर के सदस्यों को बता कि मैं बहुत मस्त हूं, खाता हूं, काम करता हूं, पढ़ता हूं, लिखता हूं, मस्त हूं, मजे में हूं। कहीं भूल करके भी ये बात मेरे पारिवारिक जनों को मत बताना कि मेरे मन में कष्ट है, दुख है, पीड़ा है, बेचैनी है। तो आइए कविता को देखते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। कवि कहता है कि आज, क्योंकि वो जेल में है, जेल से बाहर जो देखता है तो हरे यानी सावन अपने पूर्ण वैभव से घटाएं घेर करके, काली काली घटाएं घेर करके, जम करके झमाझम बारिश हो रही है। और ऐसे में जब बारिश होती है तो जेल में पड़ा हुआ कवि का मन और प्राण दोनों यादों के जल में तैरने लगते हैं। उसे अपने घर की, अपने घर के सदस्यों की याद आ जाती है, जिससे उसका प्राण और मन दुखी हो जाता है। वो यादों के पानी में तैरने लगता है उसका घर और उसके सदस्य। बहुत पानी गिर रहा है, बहुत अथाह पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। तब कहता है कि इस बरसात में जो मेरे घर की याद मुझे आ रही है, उस याद में आज मेरा घर, मेरे घर के सदस्य जो हैं वो सब तैर रहे हैं, क्योंकि मैं आज दूर हूं और वो मुझसे दूर है। घर की मुझसे दूर है, जो घर खुशी का पूर है, क्योंकि उसके घर में इसके पहले हर प्रकार की सुविधा, हर प्रकार की खुशी थी। भाई है, बहन है, पिता है, माँ है। व्यक्ति जब अपने परिवार में होता है तो उसे किसी भी प्रकार का कष्ट भी अगर होता है तो उस कष्ट को बड़ी सहजता से उस सह लेता है। बाहर वह किसी भी, कितनी भी अच्छी स्थिति में क्यों ना हो, लेकिन बाहर उसे कष्ट ही होता है। किंतु यहां पर तो कभी हमारा जेल में है। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण कवि को जेल में डाल दिया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने।
तो वहां कष्ट तो ही, क्योंकि वो अपने घर की सुख को, अपने घर की याद को करके वहां पर वो बरसात सावन को अपना मैसेज बना करके वो अपने पिता को संदेशा देना चाहता है। आगे कहता है, घर की घर में 4 भाई, मैके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबके इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहने, भुजा भाई प्यार बहने। कब कहता है कि मेरे घर में 4 भाई हैं और आज मेरी विवाहिता बहन वो अपने पिता के घर में आई हुई है और सब एक दूसरे से मिलकर के प्रसन्न होते होंगे, क्योंकि वहां पर जब मैं नहीं होऊंगा तो वो घर में अत्यंत कष्ट का अनुभव की होगी। और स्वभाव भी कहे कि जब बहन अपने भाई के घर आती है तो एक उम्मीद से आती है कि उसको वहां पर संतुष्टि मिलेगी और उसके भाई, उसके जितने भी माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, सभी उसको मिलेंगे, तभी उसको आनंद होगा। किंतु यहां पर उसके 4 भाई को घर पर हैं, क्योंकि वो अपने ससुराल से मैके आई हुई है अपने भाइयों से मिलने के लिए, किंतु उसका भाई आज जेल में है और इस बात को जब वो सुनी होगी तो उसे अत्यंत परिताप हुआ होगा, अत्यंत कष्ट हुआ होगा। घर की घर में सब जुड़े हैं, सभी लोग घर में एकत्रित हुए होंगे, सब इतने कब जुड़े हैं, अर्थात इस प्रकार से काफी दिनों से आपस में इस तरीके का प्रेम नहीं देखने के मिला होगा, क्योंकि हम सभी एक दूसरे से इतने गहरे जुड़े हुए हैं। सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहने, भुजा भाई प्यार बहने। हम 4 भाई और 4 बहने एक दूसरे के प्रति अनन्य प्रेम करते हैं, अनन्य स्नेह करते हैं कि बहन भी हम लोगों को बहुत स्नेह करती है, बहुत प्रेम करती है, और जब मुझे नहीं देखी होगी घर पर तो अत्यंत दुखी हुई होगी। पूरे परिवार में हमें अनुपस्थित देख करके सभी का सुख जो है वो दुख में परिवर्तित हो गया होगा, दुख में बदल गया होगा। इसलिए ऐ सावन, तुम इस बात को मेरे घर में मत बताना। अगले पद में, और मां बन पढ़ी लिखी, दुख में वह गढ़ी मेरी, मां की जिसको गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, मां की जिसको स्नेह धारा का यहां तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। अब इसके बाद बहन के बाद कभी अपनी मां की वेदना को यहां पर बताने का प्रयास करता है। संदर्भ पूर्ववत है, कभी जेल में है, सजीले सावन से, बरसते हुए सावन से संदेशा लेकर के भेजने का प्रयास करता है, और यह भी कहता है कि मेरी मां अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसे दुख जानना आता है, उसे बहुत दुख होगा, बहुत दुखी होगी मेरे अनुपस्थिति में, क्योंकि वह ममतामयी है, ममता की सागर है, ममता की सागर है वो। अगर मैं कितना भी दुखी हुआ होता था और एक बार मैं मां के आंचल में, मैं के गोदी में अपने सर को रख देता था तो सारा का सारा दुख कफूर हो जाता था। वहां सिर्फ मुझे आनंद ही मिलता था मां की गोद में, मां की जिसको स्नेह धारा, मां ने अपने प्रेम की, ममता की उस धारा से आज हमें यहां तक
जो प्रसारित किया है, सिक्त किया है, महसूस मैं यहाँ भी उस धारा को कर रहा हूँ, उस प्रेम को कर रहा हूँ, उस प्रेम की परिभाषा को, उस प्रेम की तासीर को मैं यहाँ भी महसूस कर रहा हूँ, जेल में भी। यहाँ तक कि पसारा उसे लिखना नहीं आता, वो अनपढ़ है, वो अपने दुख को मुझसे नहीं शेयर कर सकती है क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है, नहीं तो कम से कम पत्र लिख करके ही अपनी बात को, अपने प्रेम को मुझे मेरे तक पहुंचा देती है। अब कभी जो है अगले पद में देखिए आता है, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ आए, जो अभी भी खिलखिलाए, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लचकता। अब वो माता की बात अपने पिता को मैसेज करता है, कवि कहता है, ऐ सजीले सावन, ऐ बरसते सावन, मेरे पिताजी इस प्रकार से हैं और तुम उनको ये बातें बताना। आज भी पिताजी हमारे वृद्धावस्था में भले ही हैं, किंतु उनको वृद्धावस्था व्याप्त नहीं होती है, उनका मन कभी जो है वो बुढ़ापा नहीं हुआ है और उनका मन कभी बुढ़ापे की फीलिंग नहीं करता है, अनुभव नहीं करता है, कभी नहीं हुआ। आज भी उनके हृदय में एक युवकों जैसा ही जोश है, उमंग है। शरीर भी वे इतने अपने शरीर को भी वे इतना स्वस्थ रखते हैं कि रोज वे दौड़ लगाते हैं और इस उम्र में भी वे खिलखिला करके हंसते हैं। उनके मार्ग में मौत जैसी भयंकर बाधा भी टकरा करके वापस चली जाती है। कभी वो मौत को डरते नहीं और न ही कभी शेर के सामने वे भयभीत होते नजर आते हैं। बोल में बादल गरजता, और आज भी उनके आवाज में इतनी कड़की है, इतना ओज है, इतनी ताकत है, ये नहीं लगता है कि उनको वृद्धा अवस्था ने घेर रखा है। काम में झंझा नजरता, और जब वे कार्य करने लगते हैं तो उनके कार्यों में एक ऐसी स्फूर्ति सी आ जाती है, आंधी जैसी तीव्रता आ जाती है कि अच्छे उनसे शर्मिंदा हो। कहने का तात्पर्य यहां कभी कि युवकों की औकात नहीं है, युवकों की हिम्मत नहीं है कि उनके सामने खड़े होकर के कार्य में उनकी बराबरी कर ले। ये इस प्रकार से वह अपने पिता का परिचय कवि देता है। बेरस की अभिव्यक्ति हुई है, आगे के पद में है, आज गीता पाठ करके, दंड 208 करके, खूब मुदगर हिला लेकर, मुंह ढूंढ की मिला लेकर, जग के नीचे आए होंगे, चैन जल से छाए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिल रहा है। बच्चों, कवि अभी पिता की विशेषताओं को बता रहा था कि इस प्रकार से पिताजी होंगे, जो इस प्रकार से कार्य कर रहा होगा उसको तुम मेरा पिता समझ लेना और ये बातें बता देना। सजीले सावन, ऐ बरसते सावन, कि मेरे पिताजी पूजा करके, गीता का पाठ करके, वह 208 उठा बैठक, दंड बैठक का मतलब उठा बैठक करके, कसरत करके, व्यायाम करके, मुदगर एक होता है व्यायाम करने का एक यंत्र है जो उठाने या बैठाने का, या डंबल जैसे कहते हैं उसको, देहाती भाषा में या क्षेत्रीय भाषा में मुदगर कहते हैं।
जिसका आगे का भाग काफी वजनी होता है और उसमें हैंडल जैसे लगा हुआ होता है हत्था, और उसको लेकर भाजा जाता है। इससे भुजाएं और ये मजबूत होती हैं। तो दोस्तों 8 दंड बैठक करके गीता का पाठ करके और खूब मुद्गर से अपने बाजुओं को मजबूत कर किए होंगे, और जब वे नीचे आए होंगे और देखे होंगे कि मैं नहीं हूं, अर्थात उनका पांचवा बेटा नहीं है, तो उनके आंखों में अश्रु आ गए होंगे और ऐसा सोच करके कवि जो कहता है कि हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, कितना पानी बरस रहा है, कितना वो दुखी हुए होंगे। और उनकी याद में आज मेरा मन, मेरा प्राण जो है वो घर की याद में तैर रहा है, कितना पानी गिर रहा है और घर नजर में तिर रहा है। तो इस प्रकार से अब वो बताना चाहता है कि उसके परिवार में कितने सदस्य हैं। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। वहां पर जब वो आए होंगे तो वहां पर हमारी 4 बहनें और 4 भाइयों को वहां पर उन्होंने देखा होगा और बड़े आनंदित होंगे, और सब में इतना अथाह प्यार है, असीम प्रेम है भाइयों और बहनों में, जिसको देख करके वह बहुत ही आनंदित हुए होंगे। खेलते होंगे वह लोग या खड़े होंगे, जब नजर उनको पड़े होंगे और हमारे पिताजी को वैसे ही दिखाई पड़े होंगे, उनको देखकर वे बड़े आनंदित भी हुए होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा, अर्थात हमारे पिताजी जिनको बुढ़ापा कभी नहीं व्यापता है, वे बुढ़ाई या वृद्धावस्था में भी तरुणाई जैसे कार्य को करते हैं और वो तरुणाई महसूस करते हैं। एक क्षण भी नहीं व्यापा, कभी भी उन्होंने अपनी वृद्धावस्था का भान नहीं उन्हें होता है, किंतु जब उनको यह दिखाई पड़ा होगा कि वहां 4 भाई और 4 बहनों में मैं नहीं होऊंगा, तो मेरी अनुपस्थिति को देख करके उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे, रो पड़े होंगे, और पांचवें का नाम लेकर, मेरा नाम लेकर के वो रो पड़े होंगे कि आज मेरा वह बेटा जेल में है और यहां नहीं। आगे बताता है, उस पांचवें का नाम लेकर के कवि स्वयं अपना परिचय देता है कि पांचवा मैं हूं वह भागा, जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं, आज उनके स्वर्ग में बेटे लगे होंगे सभी हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बधा बैठा हूं अभागा। क्योंकि कवि जो है ये बताना चाहता है कि मैं उनका पांचवा बेटा हूं, जो उनके बीच में नहीं हूं, फिर भी इस भाग्यहीन पुत्र को पिताजी अपने 5 पुत्रों में सबसे अधिक बढ़कर के मानते हैं, समझते हैं। जब मेरे बारे में कभी वह सोचते, चर्चा करते हैं, यह चर्चा चलती होगी, तो वह एक क्षण के लिए दुखी हो जाते होंगे। आज उनके जो स्वर्ण के समान लगने वाले बेटे हैं, हेटे मीन्स तुच्छ, आज वे उनको तुच्छ से लग रहे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बधा बैठा हूं अभागा। क्योंकि आज मैं प्रतिबंधित होकर के
जेल में डाल दिया गया हूँ, जेल में हूँ, इसलिए इस बात को सोच करके वे बहुत दुखी हुए होंगे। इस वीडियो भाग 1 में बस इतना ही। शेष भाग जो कविता का है उसको हम अगली वीडियो में पुनः व्याख्यायित करेंगे। धन्यवाद।